दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज संख्या 16 में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड, सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। दोस्तों इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये अभ्यास सेट अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ एआरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइका है, इसमें आपसे पूछा गया है माइका यानी अभ्रक है, विद्युत का सुचालक एवं ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक, ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक या दोनों का सुचालक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइका जो है ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक या कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज और अभ्रक। तो ये माइका जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। अगला प्रश्न है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो देखिए 60 वाट का बल्ब यदि प्रतिदिन 5 घंटे चलाया जाता है तो 30 दिन में बिजली खर्च किए गए यूनिटों की संख्या ये 9 यूनिट हो जाएगा। दोस्तों 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो 60 60 इंटू 5 इंटू 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 किलोवाट घंटा यानी 9 यूनिट बिजली खर्च होगी यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में 9 यूनिट बिजली खर्च होगी। अगला प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन है आपके वोल्ट, कूलाम, ओम या जूल। तो सही उत्तर है ओम। देखिए दोस्तों, किसी चालक का वह गुण जो उसे प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में आने वाले इलेक्ट्रॉनों, परमाणुओं और आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। इस कारण प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। दोस्तों प्रतिरोध का यसाई मात्रक ओम होता है और धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज सबसे पहले जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी और इन्हीं के सम्मान में वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम रखी गई है। अगला प्रश्न है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक नियत होता है। गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक कम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं दोस्तों, विद्युत फ्यूज विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और विद्युत फ्यूज के रूप में ऐसे तार का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार ये ऐसे धातु का बना होता है जिसका गलनांक कम होता है। देखिए विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्त फ्यूज है। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है। जब परिपथ में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके फलस्वरूप सर्किट टूट जाता है, उसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है और विद्युत उपकरण जलने से बच जाते हैं। तो फ्यूज हमेशा परिपथ में सेफ्टी छड़ से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। दोस्तों कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक पदार्थों के बीच में होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम ये सभी अर्धचालकों के उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस क्षेत्र में उनके अनुसंधान कार्य के लिए?
ऑप्शन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, या फिर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1921 में। और दोस्तों, आइंस्टीन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, या फिर दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें कैसी होनी चाहिए? ध्वनि को बढ़ाने वाला, ध्वनि को प्रेषित करना, ध्वनि को परावर्तित करना, या फिर ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तो दोस्तों, म्यूजिक कंसर्ट के लिए जो दीवारें बनाई जाती हैं हॉल की, उन्हें ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। और इसका कारण ये है कि दोस्तों, इससे ध्वनि साफ सुनाई देगी, उनका अनुरणन नहीं होगा। और अनुरणन को रोकने के लिए हॉल की दीवारों को छिद्रमय और खुरदुरा बनाया जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण है कि ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो देख सकते हैं, किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या, जिसको पराध्वनिक पिंडों की चाल की कहते हैं, ये पराध्वनिक यान की चाल और वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। और सिद्धांत रूप में ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि वेग कम हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहां कम होने का कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। इसलिए कथन ए असत्य है और कथन आर सही है। अगला प्रश्न है, एक कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं हमारे दोस्तों, उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है सौर सेल, लैंडर रोवर, एल्यूमिनियम सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल लगे होते हैं और कृत्रिम उपग्रह में लगे सौर सेल को सौर पैनलों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो ये रसायन है सोडियम बेंजोएट। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है, जो कि एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ऑक्सीजन? तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। दोस्तों, इन गैसों में ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि धरातल के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का सही विकल्प का चयन करना है इन कथनों के आधार पर। चाय तथा कॉफी का संघटक कैफीन एक मूत्रवर्धक होता है, ये आपका सही है। मृदु पेयों में सिट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, ये भी सही है। एस्कार्बिक अम्ल हड्डियों और दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है, सही है। और हमारे पोषण में एस्कार्बिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है, तो ये आपका सही नहीं है। तो ये जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें 1, 2, 3 आपके सही हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन सही हैं। देखिए दोस्तों, एस्कार्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है और एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है।
आप जानते हैं कि ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसका मुख्य कार्य ऊतकों के निर्माण, मसूड़ों को स्वस्थ रखना, हड्डियों और दांतों के निर्माण और रक्त वाहिनियों में प्रमुख भूमिका निभाना है। साइट्रिक एसिड और मेलिक एसिड एक दूसरे के प्रतिस्थापक हो सकते हैं, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये वाल्टर हावर्थ और पाल कार्टर को 1937 में रसायन का नोबेल पुरस्कार एस्कॉर्बिक एसिड की रासायनिक संरचना को निर्धारित करने के लिए दिया गया था। एस्कॉर्बिक एसिड साइट्रिक एसिड का अच्छा प्रतिपादक नहीं है। नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन आपके देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके हीलियम, आर्गन, रेडान या नियॉन। तो सही उत्तर है रेडान। दोस्तों, वायु में जो प्राप्त होने वाली गैसें हैं आप जानते हैं, नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान और ओजोन है। रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गहरे समुद्र के गोताखोर किस एक गैस मिश्रण का उपयोग जो है सांस लेने के लिए करते हैं? तो उत्तर है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। दोस्तों, इसलिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग इसके लिए गहरे समुद्रों के गोताखोर के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जो कि उनके साथ सिलेंडरों में भरा होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। कारण है कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, ए सही है आर गलत है। इसका कारण ये है कि शुष्क सेल आवेशित नहीं किया जा सकता है, ये सही है, क्योंकि शुष्क सेल में होने वाली प्रक्रिया उत्क्रमणीय नहीं बल्कि अनुत्क्रमणीय होती है। एक बार सेल का प्रयोग कर लेने के बाद उसमें जो विद्युत ऊर्जा होती है समाप्त हो जाती है, आवेश समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद वो यूज में नहीं रह जाती है और उसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ए सही और आर गलत है। देखिए दोस्तों, शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न होकर ठोस अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नवसादर, कार्बन आदि का मिश्रण है। इस सेल का पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता। साथ ही एक बार प्रयोग ट्रांजिस्टर, टार्च, रेडियो आदि में कर लेने पर यह बेकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु यानी एटम का भाग नहीं है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन। तो सही उत्तर फोटॉन है। दोस्तों, परमाणु क्या है? परमाणु या एटम किसी तत्व का छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आधुनिक अवधारणा ये है कि परमाणु धनावेशित प्रोटॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन और उदासीन न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, परमाणु का भाग फोटॉन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? नल का पानी, समुद्री जल, वर्षा का पानी या आसवित जल। तो सही उत्तर है आसुत जल या आसवित जल। दोस्तों, ये पानी का शुद्धतम रूप है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो वर्षा का पानी जल का शुद्धतम रूप है। इसका pH मान 7 होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से आसुत जल जो है वो शुद्ध रूप माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम दोस्तों एक अक्रिय गैस है, जबकि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये ईंधन तत्वों के रूप में परमाणु भट्टियों में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको D2O यानी देखिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारी जल या हैवी वाटर हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसमें 0.014% साधारण जल होता है। भारी जल का साधारण जल की अपेक्षा गलनांक 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 101 से 104 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्चतम घनत्व का ताप 11.6 डिग्री सेंटीग्रेड और अपवर्तनांक 1.3281 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा या लेमिनेटेड कांच। तो सही उत्तर है
रेशेदार कांच। दोस्तों कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शक या अल्प पारदर्शक समांगी मिश्रण होता है। रेशेदार कांच ज़्यादा बल प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यशद पुष्प या फिलास्फर्स ऊल कहलाता है? तो ऑप्शन देखिए, जिंक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जिंक सल्फेट या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप उत्तर देखिए दोस्तों, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए यही विकल्प 2 बार दे दिया है। जिंक ऑक्साइड दोस्तों ये ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसे पारद पुष्प या यशद पुष्प भी कहते हैं। यह प्रकृति में जिंकाइट या लाल जिंक यानी जस्ता के रूप में पाया जाता है। यह सफ़ेद बेरवेदार चूर्ण होता है और यह जल में अघुलनशील है। ये मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत आदि बनाने में काम आता है। और दोस्तों यशद पुष्प रंगने के काम में भी आता है, जिसके कारण इसे जिंक व्हाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन है सीसा एवं टिन, टिन एवं चांदी, चांदी और सोना और कापर। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीसा और टिन। दोस्तों सोल्डर मिश्र धातु की गलनशील प्रक्रिया होती है। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 84 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर गलन बिंदु पर पहुंचती है और पिघला पदार्थ धात्विक सतह से जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया में टिन एवं सीसा, यद्यपि 1980 से ही सीसा को विश्व के कई भागों में सोल्डरन प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है। दोस्तों तो देख लीजिए कि सोल्डर में जो है टिन, सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? कार्बन, टिन, क्रोमियम या एल्यूमिनियम? तो सही उत्तर है क्रोमियम। दोस्तों स्टेनलेस स्टील को लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकिल से बनाया जाता है और यह एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है किसका? तो आप जानते हैं टिन और शीशे का मिश्र धातु टांका है। जो सोल्डर या टांका, इसमें सीसा 68% और टिन 32% होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, टिन, यूरेनियम या एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर है दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। इसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238.03 होता है। इसको यू यानी 92 यूरेनियम 238 के नाम से जो है जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आपका यूरेनियम है। अगला प्रश्न है, कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये रेशेदार कांच। दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। पीतल किसका मिश्रण होता है आपको बताना है। तो पीतल दोस्तों तांबा और जस्ते का मिश्रण है। पीतल में तांबे की मात्रा 70% और जिंक यानी जस्ते की मात्रा 30% होती है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन है बॉक्साइट, कापर, सीसा या जिंक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है और यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो बालू और आयरन ऑक्साइड जैसी अशुद्धियों के साथ मिला होता है। बायर प्रक्रम द्वारा इन अशुद्धियों को दूर करते हैं। केवल शुद्ध एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिना कहा जाता है, वो बच जाता है। तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव क्या हैं? देखिए सही उत्तर हो जाएगा एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। दोस्तों ये एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्रमुख अवयव हैं, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन या एथेन। तो सही उत्तर है मेथेन। दोस्तों बायोगैस संयंत्र से प्राप्त होने वाली मेथेन गैस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। वस्तुतः बायोगैस मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है, जिसका मुख्य घटक मेथेन होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन है एथेन, मीथेन,
नाइट्रोजन या ये सभी। तो सही उत्तर है धान के खेत से मेथेन गैस निकलती है। मेथेन एक कार्बनिक गैस है, ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है और धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी में मुख्यतया क्या होता है? ऑप्शन है NH3 यानी एमोनिया, CH4 यानी मेथेन, CaCO3 और CH3O3। तो सही उत्तर है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सीएनजी में जो है मुख्य रूप से मेथेन होता है। दोस्तों सीएनजी का पूर्ण विस्तार कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है, जिसमें 80 से 90% मात्रा मीथेन गैस की होती है। और ये गैस पेट्रोल और डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड 78% और जैविक गैस लगभग 89% का कम उत्सर्जन करती है। अगला प्रश्न है, कोयला खदानों में दोस्तों विस्फोट के लिए ये समझा जाता है कि इसके लिए मुख्यतया उत्तरदायी गैस कौन है? तो कोयला खदानों में विस्फोट के लिए मुख्यतया उत्तरदायी मेथेन गैस है। मेथेन को भारी गैस भी कहा जाता है और खानों में विस्फोटों के लिए उत्तरदायी इस गैस से बचने के लिए मजदूरों को सेफ्टी लैंप प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी लैंप प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? आपको बताना है। सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों का तेल या फिर सोयाबीन का तेल। तो दोस्तों देखिए, तेल और वसा उच्च वसी अम्लों और असंतृप्त अम्लों में ग्लिसरॉल के साथ बनने वाले एस्टर हैं। साधारण ताप पर जो ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वसा कहलाते हैं, जबकि जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वे तेल कहलाते हैं। उपर्युक्त चारों वनस्पति तेलों में सबसे कम वसा सूरजमुखी तेल में पाया जाता है, इसलिए याद रखिएगा सूरजमुखी का तेल ये हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मिर्च में कैप्सेसिन नामक जो है रसायन उपस्थित होता है, जो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। दोस्तों मिर्च की तीक्ष्णता या तीखेपन का कारण उसमें कैप्सेसिन एल्केलाइड होता है। मिर्च में कैप्सेसिन की मात्रा के आधार पर उसके तीखेपन का मान स्कोविले पैमाने पर किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्कोविले पैमाने पर मिर्च के तीखेपन का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न अब देखिए, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना, अदरक, आलू या शकरकंद? तो शकरकंद दोस्तों देखिए ये तना नहीं है, जबकि गन्ना, अदरक और आलू तने के भाग हैं। शकरकंद जड़ है जिसे खाया जाता है। शेष विकल्पों के रूप में जो है संग्रह अंग तना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? भोजन, यांत्रिक अवलंबन, छाया के लिए या जल के लिए? तो सही उत्तर है एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, हम हल्दी को उसके पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तना, जड़, पत्ती या बीज? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये जो है पौधे के जमीन के अंदर जो स्टेम यानी तने का भाग है। तो याद रखिएगा हल्दी और अदरक में तना का भाग जो है वो हमारे यूज में या प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो आप जानते हैं कार्क क्वैकस के पेड़ से प्राप्त होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्वैकस सुबर है और इसको हिंदी में या सामान्य शब्दावली में ओक कहा जाता है। तो कार्क दोस्तों ओक वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर या काउपॉक्स? तो सही उत्तर है ABCD यानी 1 2 3 4। ये सभी बीमारियां दुधारू पशुओं में ये संक्रमणीय यानी इन्फेक्शियस हैं। तो याद रखिएगा दुधारू पशुओं में जो निम्नलिखित बीमारियां हैं, फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स, ये सभी संक्रामक बीमारियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? आपको बताना है। फैशन फ्लावर पादप, घटपाड़ी, रात की रानी या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट?
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी घटपर्णी। दोस्तों घटपर्णी को पिचर प्लांट कहा जाता है। ये एक कीटहारी पादप है। ये पौधे अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो वह जलीय उपफर्न एजोला है। दोस्तों मुख्यतः धान की खेती में बायो फर्टिलाइजर के रूप में जलीय फर्न एजोला प्रयोग की जाती है। ये एक घास पौधा है जो ठंडे पानी में उगता है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है साल्विनिया, राइजोबियम जैपोनिकम, मर्सिलिया या टेरिडियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राइजोबियम जैपोनिकम। देखिए दोस्तों विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जिम्मेदार होते हैं सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम, तिनपतिया में राइजोबियम ट्राइफोली, लुकरने में राइजोबियम मेलिलोती, जली फर्न में एनाबीना एजोलाई और गुन्नेरा माइक्रोफेला, ये इसमें नॉस्टोक मस्कोरम। तो ये आपके दोस्तों सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया राइजोबियम जैपोनिकम है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। यूपी पीसीएस परीक्षा और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान एमपी पीसीएस के द्वारा जो आयोजित की जाती है प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इसका प्रयोग अन्य परीक्षाओं में भी कर सकते हैं। इसमें फंडामेंटल यानी आधारभूत प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।